हेलो एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं आपके सिलेबस में, एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जहां से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए ही आए हैं और जहां से क्वेश्चंस आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, वो सारी ही चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो हमें पता है अगर मेटल्स रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या फॉर्म होंगी, मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म होंगी। तो ये है बस सिंपल सी हमारे पास इक्वेशन। कोई भी आप मेटल ले लो, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और ऑक्साइड बना देगा। कुछ मेटल्स रिएक्ट करते हैं बहुत विगरसली, कुछ उतने विगरसली नहीं रिएक्ट करते हैं और कुछ तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं। इसीलिए हमें पता है कुछ हमारे पास जो मेटल्स होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव हैं, फिर मिडिल रिएक्टिविटी वाले आते हैं और फिर आते हैं हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव वाले, जो कि रिएक्ट नहीं करने वाले हैं ऑक्सीजन के साथ। तो देखते हैं, जैसे हमारे पास कॉपर है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ इसने रिएक्ट करा, यहाँ पे फॉर्म हो गया कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम ने रिएक्ट किया तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म हो चुका है। ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट। एक ही रेट के साथ सारे मेटल्स नहीं रिएक्ट करेंगे, क्योंकि कुछ क्या है, ज्यादा रिएक्टिव हैं, कुछ की रिएक्टिविटी थोड़ी कम है और कुछ की तो इतनी कम है कि रिएक्ट ही नहीं करने वाले हैं, ठीक है। फिर है डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन डिपेंडिंग ऑन कि उसकी पोजीशन क्या है इन द रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले ये वाला पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमें पता है जो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं वो सोडियम एंड पोटेशियम है। सो ये दोनों काफ़ी विगरसली रिएक्ट करते हैं और यहाँ पे ना जैसे ही ऑक्सीजन के साथ इनकी रिएक्शन होती है तो दीज में इवन कैच फायर। इसीलिए कभी भी हम सोडियम या पोटेशियम को हमेशा हम केरोसिन के अंडर ही स्टोर करके रखते हैं, कभी भी खुले में इसको हम नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो हमें पता है जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है ना तो मेनली हमारे पास कंबशन होता है। जैसे कार्बन की अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, वहां पे कंबशन रिएक्शन हो रही होती है। कंबशन के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। तो बिकॉज यहाँ पे ये दोनों जो हमारे पास मेटल्स है ना इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं, तो जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं विगरसली तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, एक्सोथर्मिक की रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पे फायर भी लग सकती है, ठीक है। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। मेटल सच एज पोटेशियम जो कि K है एंड सोडियम जो कि Na है रिएक्ट सो विगरसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन। इसीलिए कभी भी इसको हम खुले में नहीं रखते हैं, हमेशा केरोसिन ऑयल के अंडर ही हम इसको रखते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे अगर हम बात करें सो जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम है, ठीक है, तो अभी हमने पीछे रिएक्शन देखी थी कि इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा। यहाँ पे बैलेंसिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो यहाँ पे रिएक्शन हुई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया। तो मान लो आपके पास कोई भी एल्यूमिनियम का आर्टिकल है तो इसके बाहर से क्या होगा, इसके बाहर से ना एक लेयर फॉर्म हो जाएगी। क्योंकि ये रिएक्टिव है तो ऑक्सीजन जो इनके आसपास प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करते हैं और ये लेयर किसकी बनती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। और ये ना एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, फर्दर इसके कोरोजन से इसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो कोरोजन का ये क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है कि जो भी हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है इसको हम ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास रिएक्शन विद ऑक्सीजन होती है उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है मेटल की, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। ये ऑक्साइड जैसे ही यहाँ पे फॉर्म हो जा रहा है तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह एक्ट कर रहा है एंड उस मेटल को कोरोजन से बचा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है। द सर्फेस ऑफ मेटल्स जैसे कि मैग्नीशियम है हमारे पास, एल्यूमिनियम है, जिंक है, लेड है, आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, जो हमारे पास एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर की तरह एक्ट करती है एंड इट प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। यानी कि उसके कोरोजन से उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम है, पोटेशियम है, इनको खुले में क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि ये विगरसली रिएक्ट करते हैं एंड दे में इवन कैच फायर, ठीक है। और बनाएंगे क्या, सोडियम ऑक्साइड। तो हर केस में मेटल का ऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्रोसेस होता है जिसको हम एनोडाइजिंग कहते हैं। अभी हमने देखा कि एल्यूमिनियम के बाहर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर तो फॉर्म हो ही जा रही है, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, बट इसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम एनोडाइजिंग का यूज़ करते हैं। एनोडाइजिंग में हम क्या करते हैं, हम एनोड पे रखते हैं एल्यूमिनियम को और यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पे होता है, तो जो एनोड है वहाँ पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, तो एल्यूमिनियम जो हमारे पास मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। ठीक है, तो वही चीज़ लिखी है, एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर विच एक्सपोज व्हेन एक्सपोज टू एयर। ठीक है, व्हेन एक्सपोज टू एयर, हमें पता है एयर में अगर ये एक्सपोज्ड है तो नेचुरली ये वाली लेयर तो बनाता ही बनाता है। इसके बाद दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक्स इट रेजिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन। द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव्ड। ये तो एक थिन लेयर बनी है, इसको थिन से थिक बनाने के लिए हम एनोडाइजिंग का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूरिंग एनोडाइजिंग अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड। ये याद रखना कि एनोड क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम का आर्टिकल। और यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस किसके साथ हो रहा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे कि मैंने आपको बताया H2SO4। ठीक है, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, इवॉल्व हो रही है, एनोड पे रिएक्ट कर रही है किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ, और यहाँ पे एक थिक लेयर इसकी बन जा रही है जो कि उसको फर्दर कोरोजन से प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज क्लियर, बहुत ही सिंपल सा था ये। अब हम आगे देखते हैं। देखो अभी हमने देखा सोडियम है, पोटेशियम है, ये तो विगरसली रिएक्ट कर रहे हैं, बट जो हमारे पास अब थोड़े से इनसे लेस रिएक्टिव आ रहे हैं, जैसे आयरन है मेरे पास, तो ये ना बर्न तो नहीं करता है हीट करने पे, बट जो आयरन फिलिंग्स हैं वो विगरसली बर्न करते हैं। ठीक है, जैसे ही हम आयरन की जो ये है हमारे पास, ठीक है, ये है हमारे पास आयरन की फिलिंग्स। इसका क्या मतलब है कि आयरन को ना चूरे चूरे में हमने इसको बिखरा दिया है। अब यहाँ पे ये बर्न क्यों करते हैं जबकि आयरन जो मेटल है वो बर्न नहीं कर रहा है? इसका भी रीजन होता है, ये हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं क्लास 12th में, बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। वहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास पाउडर्ड फॉर्म होता है तो जो सरफेस एरिया होती है ना वो हमेशा इंक्रीज होती है। ठीक है, और जब भी सरफेस एरिया इंक्रीज करती है तो उस केस में क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करने पे जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी बढ़ेगी तभी जाके तो ये बर्न करेगा, है ना। तो आयरन तो बर्न नहीं करता है, बट जो आयरन फिलिंग्स हैं जब उसको हमने पाउडर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया है इस तरीके से, तो वो बर्न करते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉपर बर्न तो नहीं करता है, बट अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके काली एक लेयर बाहर से बना देता है जो कि कॉपर ऑक्साइड की होती है, ये ब्लैक कोटिंग होती है। ठीक है, और हमें पता है कॉपर कौन से कलर का होता है, वो होता है ब्राउन कलर का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सिल्वर और गोल्ड। हमें पता है ये तो लीस्ट रिएक्टिव है, ये हमारे पास नोबल मेटल्स होते हैं, तो ये बिल्कुल भी रिएक्ट करते ही नहीं है, कितना भी ज्यादा आप यहाँ पे टेम्परेचर दे दो ये बर्न नहीं करेंगे, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ऑक्साइड भी नहीं फॉर्म करते हैं ये जनरली। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर। तो ये तो हमने देख लिया है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है तो ऑक्साइड्स फॉर्म हो रहे हैं। अब इन मेटल ऑक्साइड्स का नेचर हम समझने वाले हैं कि इनका नेचर आखिरकार क्या होता है, ये बेसिक है या फिर ये एसिडिक है। तो हमें पता है जो भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, और ये मैंने आपको लर्न भी कराया था, वापस से मैं इसको आपको लर्न कराती हूँ कि हमें कैसे लर्न करना है। देखो, जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के हमारे पास मेटल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट वाले को हम कहते हैं एल्कली मेटल्स। ठीक है, या एल्कलाइन मेटल्स भी हम जनरली कह देते हैं, और इनको सेकंड वाले को हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थन मेटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड तो बहुत ज़्यादा कॉमन है जो कि क्या है, एल्कली। एल्कली हमारे पास क्या होता है, बेस ही होता है, ऐसा बेस जो कि वाटर सॉल्यूबल है, उसी को हम एल्कली कहते हैं। तो एल्कली भी मतलब हमारे पास बेस ही है। तो अगर हमारे मेटल्स को हम कह ही एल्कली मेटल्स रहे हैं तो ऑब्वियसली इनका जो नेचर होता होगा वो कैसा होता होगा, वो बेसिक ही होता होगा। तो इनके जो भी ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं बेसिक इन नेचर। ठीक है, कुछ हमारे पास
पास ना एम्फोटेरिक भी होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो बेसिक भी हैं, इसके साथ साथ एसिडिक भी हैं। हमें पता है कोई भी अगर हमारे पास बेस होता है तो बेस किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ। क्या बना देता है, सॉल्ट, इसके साथ साथ वाटर। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये जो मेटल ऑक्साइड है ये बेसिक है नेचर में, तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। अगर एसिडिक है तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ। तो यानी कि जो हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होती हैं वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकती हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो वो होती हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, जैसे कि हमारे पास एल्यूमिनियम की ऑक्साइड है, लेड की है, जिंक की है, ये सब के सब हमारे पास एग्जाम्पल्स होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के। ठीक है, तो यहाँ पे चलो देखते हैं, जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है तो यहाँ पे अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है तो इसका खुद में नेचर यहाँ पे क्या है, बेसिक है, तभी जाके तो ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है ना। यहाँ पे देखो अगर ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे इसका नेचर क्या है, एसिडिक है। ठीक है, तो दोनों ही नेचर ये शो कर रहे हैं और दोनों ही एसिड के साथ भी बेस के साथ भी ये रिएक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे तो काफी सिंपल है, AlCl3 बन गया और H2O यहाँ पे फॉर्म हो गया है, काइंड ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, जब भी बेस के साथ रिएक्शन होती है, जैसे हमने सोडियम जिंकेट पढ़ा है वैसे ही यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म हो जाता है, NaAlO2। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कई बच्चे इसको भूल जाते हैं, इसीलिए एग्जामिनर्स भी इसी को सबसे ज्यादा पूछते हैं, तो इसको आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो इनसॉल्यूबल होते हैं पानी में, बट सम ऑफ दीज डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कली। ये भी मैंने आपको क्या बताया कि एल्कली क्या होते हैं, हमारे पास एल्कली वो बेस होते हैं जो कि वाटर सॉल्यूबल होते हैं, और वाटर इनसॉल्यूबल जो हैं उनको हम कभी भी एल्कली नहीं कहेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास Na2O है, ये अगर पानी में डिसॉल्व हो गए तो ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करते हैं, और यहाँ पे इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम एल्कली कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर है एल्कली टर्म कहाँ पे यूज करना है और बेस टर्म कहाँ पे यूज करना है। तो हमारे पास सारे बेसेस एल्कलीज नहीं होते हैं, बट सारे एल्कलीज बेसेस जरूर होते हैं। तो कुछ ऐसे भी बेसेस होते हैं जो कि पानी में सॉल्यूबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज क्लियर, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। देखो जनरल हमारे पास हम एक इक्वेशन के फॉर्म में इसको अगर लिखें तो लिख सकते हैं मेटल प्लस वाटर, ये क्या फॉर्म करेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ साथ यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, इसके साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास वन स्टेप रिएक्शन तो हो गई है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमने अभी जैसे पढ़ा कि हमारे पास सारे जो ऑक्साइड्स हैं ना वो पानी में डिसॉल्व नहीं करते हैं, यानी कि सारे जो बेसिस हैं वो एल्कलीज नहीं होते हैं। इसीलिए हमने इसको दो स्टेप में लिख रखा है कि जो मेटल है वो पानी के साथ रिएक्ट करके पहले मेटल ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व होती है। अगर ये मेटल ऑक्साइड सॉल्यूबल होता है पानी में तब जाके ये क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, अदरवाइज ये फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो वही चीज लिखी है, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड्स दैट आर soluble in water dissolve in it to further form the metal hydroxide, but all metals do not react with water। यही चीज आपको जाननी इंपॉर्टेंट है, वन स्टेप में पूछा जाए तो ये आप मेंशन कर दो। बट सारे ही जो हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स हैं वो पानी में डिसॉल्व नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हर केस में आपको मेटल हाइड्रोक्साइड देखने को नहीं मिलेगा। यही चीज यहाँ पे भी हमने मेंशन करी है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये चीज़ें अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने देखा था सोडियम और जो पोटाशियम है वो सबसे ज़्यादा विगरसली रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी सेम ही चीज़ हमें देखने को मिलती है क्योंकि ये हैं ही सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ना, तो यहाँ पे भी ये बहुत ही विगरसली रिएक्ट करते हैं, बहुत एक्सोथर्मिक ये रिएक्शन होती है। जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे फॉर्म हो रही होती है इट कैचेस फायर अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे ये फायर को इमिडिएटली कैच कर लेती है बिकॉज ये हमारे पास एक कंबस्टिबल गैस होती है।
ठीक है। तो मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ठंडे पानी के साथ ही रिएक्ट कर लेती हैं, यहाँ पे टेम्परेचर देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और उसके बाद जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है इट कैचेस फायर। तो दोनों ही केस में ऑब्वियसली बिकॉज इनके जो ऑक्साइड्स बनते हैं दीज आर सॉल्यूबल इन वाटर, तो यहाँ पे हमें मेटल हाइड्रोक्साइड ही देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो कैल्शियम की रिएक्शन है, मैग्नीशियम की रिएक्शन है, वो उतनी ज्यादा वायलेंट नहीं होती है, तो ये रिएक्शन लेस वायलेंट है, ठीक है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है वो फायर को कैच नहीं करती है, तो इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक ये वाली रिएक्शन हमारे पास नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम वही रिएक्शन है कि मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ, इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस, बट ये फायर कैच नहीं करेगी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कैल्शियम फ्लोट करने क्यों लग जाता है, ये इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन जैसे ही रिलीज होती है तो इसके बबल्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। अब जो कैल्शियम है ना हमारे पास मेटल, इट स्टिक्स टू द सरफेस, जो कैल्शियम है इसके सरफेस पे चिपक जाता है, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल फ्लोट कर रहा है। ऑब्वियसली बबल में तो चीजें हमें लगेंगी ना कि फ्लोट कर रही हैं, तो बिकॉज ये स्टिक कर जाता है बबल पे, तो इसीलिए ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये फ्लोट कर रहा है, ठीक है। तो जो बबल्स हैं जो फॉर्म हो रहे हैं हाइड्रोजन गैस के, दे स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल, ठीक है। जैसे ही हमारे पास बबल्स हैं तो यहाँ पे मान लो कैल्शियम रखा हुआ है, सो दीज आर गेटिंग स्टक्ड, ठीक है, वहां पे चिपक जा रहे हैं बिल्कुल, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि कैल्शियम भी इसके साथ साथ क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, ठीक है। चलो फिर मैग्नीशियम के साथ भी सेम ही चीज होती है, बस इतना डिफरेंस आता है कि कोल्ड वाटर के साथ नहीं, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। अगेन यहाँ पे भी लगता है कि जो हमारे पास मैग्नीशियम मेटल है ये फ्लोट कर रहा है, क्योंकि जो हाइड्रोजन के बबल्स होते हैं वो उसके सर्फेस पे बिल्कुल स्टिक कर जाते हैं, वहां पे चिपक जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जो एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, बट ये स्टीम के साथ डेफिनेटली रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे जैसे हमने लिखा हुआ है। इसीलिए यहाँ पे देखो ये स्टेट मेंशन करनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे हमने पानी नहीं लिया है, आइस नहीं ली है, यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ पे हमने गैस ली हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, क्या यहाँ पे आपको हाइड्रोक्साइड देखने को मिल रहा है, नहीं, तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड फॉर्म नहीं होता है, यहाँ पे ऑक्साइड फॉर्म होता है। क्यों, आपको रीजन पता है, क्योंकि ये जो ऑक्साइड्स हैं ये वाटर सॉल्यूबल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास कॉपर है, सिल्वर है, लेड है, गोल्ड है, ये तो पानी के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि दीज आर द लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव ये वाले मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलो इस फिगर को हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर, तो यहाँ पे से क्या होती है, स्टीम प्रोड्यूस होती है। तो ये स्टीम जो है इस मेटल के साथ रिएक्ट करती है, जैसे कि मान लो ये हमारे पास Fe यानी कि आयरन है, तो इन दोनों ने रिएक्शन करी, हाइड्रोजन गैस देखो यहाँ पे क्या हो रही थी, रिलीज हो रही थी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, डिलीवरी ट्यूब के थ्रू हमने हाइड्रोजन गैस को यहाँ पे पास करा, इसके अंदर हमने क्या भरा हुआ है, पानी, वाटर भरा हुआ है, तो जो हाइड्रोजन गैस होती है ना वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाती है, ठीक है। और आप इवन वो वाला एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो जिसमें हम क्या करते हैं, डिलीवरी ट्यूब से पास करते हैं, सोप सोल्यूशन वहां पे रखते हैं, फिर उसके बाद हम कैंडल को लेके जाते हैं, तो इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, हमें ये भी पता है इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, ठीक है। तो चलो आई थिंक इतना भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। ये तो बहुत ही सिंपल है, अगर मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हर केस में सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल अगर देखें तो यहाँ पे मैं क्या लूँ, Zn ले लेती हूँ, ठीक है। तो Zn की रिएक्शन अगर मैंने HCl के साथ करी तो ये क्या फॉर्म करते हैं, ZnCl2 प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे ये एक सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस हर केस में रिलीज होती ही होती है, चाहे आप HCl ले लो चाहे H2SO4 ले लो, आपको यही रिएक्शन देखने को मिलेगी। बट अगर आप HNO3 ले लोगे तो ये रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि HNO3 एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है।
ये इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि यहाँ पे ये सॉल्ट प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। जो हमारे पास H2 फॉर्म हो रहा है, जैसे हर केस में हाइड्रोजन प्रोड्यूस होनी चाहिए, ये इस H2 को ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, H2O पानी में, और खुद रिड्यूस हो जाता है नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में। NO हो सकता है, NO2 हो सकता है, N2O हो सकता है, तो किसी भी ऑक्साइड में रिड्यूस हो जाता है खुद, और हाइड्रोजन को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं आपको रिएक्शन दिखाती हूँ, देखो ये सॉल्ट तो चलो बन ही रहा है यहाँ पे, ठीक है, सॉल्ट बन रहा है, इसके साथ साथ हाइड्रोजन होनी चाहिए रिलीज, बट होती नहीं है एक्चुअल में। यहाँ पे खुद तो देखो ये रिड्यूस हो गया है और हाइड्रोजन को इसने ऑक्सीडाइज कर दिया है H2O में। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे वही चीज हमने लिखी है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, जो कि होता है HNO3, बिकॉज HNO3 एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन टू H2O यानी कि वाटर, और खुद रिड्यूस हो जाता है किसी भी नाइट्रोजन की ऑक्साइड में। बट हमारे पास दो ऐसे मेटल्स होते हैं जो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं। रिमेंबर कि यहाँ पे रिएक्शन अगर करानी है तो डाइल्यूट एसिड हमको लेना है, ठीक है। तो मैग्नीशियम है Mg और मैंगनीज यानी कि Mn, ये रिएक्ट करते हैं, बट हमारे पास डाइल्यूट HNO3 होना चाहिए, जनरली 1% डाइल्यूट HNO3 होना चाहिए, ठीक है। तो दो एक्सेप्शंस हमने देख लिए हैं, मैंगनीज है और हमारे पास मैग्नीशियम है। दिस इज मैंगनीज एंड दिस इज मैग्नीशियम, रिमेंबर, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं इसके बाद एक्वारेजिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्वारेजिया में रेशियो होता है, क्या होता है, 3:1, किसका होता है, HCl और HNO3 का। लर्न कैसे करना है वो भी बता देती हूँ। आपने पहले नाम ऑब्वियसली HCl का सुना होगा, तो याद रखो कि HCl हमारे पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ऐसे करके आप याद कर सकते हो क्योंकि आपने उसका नाम पहले सुना था, ठीक है। तो उसके ज्यादा पार्ट्स आप लोगे तो इसीलिए उसके 3 पार्ट्स होते हैं, देखो 3 पार्ट्स हैं HCl के और 1 पार्ट होगा HNO3 का। अगर 1:3 लिखा है तो उस केस में भी 3 पार्ट्स किसके होंगे, HCl के, और 1 पार्ट किसका होगा, HNO3 का होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। एक्वारेजिया को हम रॉयल वाटर भी कहते हैं और ये ना बहुत ही ज्यादा मशहूर है, इसको हम हिंदी में आई थिंक अम्लराज भी कहते हैं, ठीक है। तो जो एक्वारेजिया होता है ना, इसकी खासियत क्या होती है कि ये जो भी नोबल मेटल्स हैं, जैसे हमारे पास गोल्ड है, हमारे पास प्लैटिनम है, उनको भी क्या कर देते हैं, ये डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अगर आप सिंपली HCl लोगे अलग से और HNO3 लोगे अलग से, तो क्या ये इंडिविजुअली डिसॉल्व कर पाएंगे हमारे नोबल मेटल्स को, नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं। जबकि ये इन दोनों का जो आपने एक फिक्स्ड रेशियो ले रखा है, इस रेशियो को चेंज नहीं करना है। अगर आपने ये फिक्स्ड रेशियो ले रखा है तो एक्वारेजिया फॉर्म हो जाएगा। एक्वारेजिया फॉर्म हो गया है तो जो भी नोबल मेटल्स हैं उनको डिसॉल्व कर सकता है ये बहुत ईजिली, और वही चीज हमने यहाँ पे भी लिखी हुई है। एंड काफी ज्यादा कोरोसिव होता है, फ्यूमिंग लिक्विड ये होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। बहुत ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे आप क्या पढ़ोगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो आप ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जो भी हमारे पास ज्यादा रिएक्टिव वाला एलिमेंट होता है, मेटल होता है, वो लेस रिएक्टिव वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, धक्का मार के बाहर निकाल देता है, जैसे कि यहाँ पे है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, देखो यहाँ पे मैं रिएक्शन लिखती हूँ। हमारे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था जिसका कलर होता है ब्लू, इसमें मैंने डाल दी आयरन की नील, ठीक है। तो इन दोनों की जैसे ही रिएक्शन होगी तो हमें पता है ये है ज्यादा रिएक्टिव, तो ये कर देगा डिस्प्लेस कॉपर को। देखो कॉपर को बाहर निकाल दिया तो कॉपर का कलर हो जाता है ब्राउन, ठीक है। जो आयरन नेल है उस पे आपको ब्राउनिश लेयर देखने को मिलेगी जो कि किसकी है, कॉपर की है। और जो सोल्यूशन था हमारे पास, देखो जैसे ये वाला मेरे पास सोल्यूशन है ना, ये ब्लू कलर का है, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसका कलर पेल ग्रीन हो जाता है, जनरली ग्रीनिश टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिएक्शन देखने को मिलती है। देखो ये था पहले ब्लू कलर का, अंदर क्या है, आयरन नेल है। अब यहाँ पे देखो कॉपर की डिपॉजिट होने लग गई है, ठीक है। कॉपर का डिपॉजिट होने लग गया है जो कि ब्राउन कलर का है, ये आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे पेल ग्रीन यानी कि येलोइश ग्रीन टाइप का हमको कलर देखने को मिलता है, ठीक है।
अब अगर यहाँ पे हम कॉपर की रिएक्शन करा रहे होते फेरस सल्फेट के साथ, तो क्या रिएक्शन होती? नहीं होती, क्योंकि ये क्या है? लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न होनी चाहिए। क्या होती है रिएक्टिविटी सीरीज? कौवे ने कहा मोगली अब जिंदगी फटी पुरानी हो चुकी है, आगे आओ। तो कौवे यानी कि पोटाशियम, फिर ने सोडियम, कहा मोगली अब जिंदगी फटी पुरानी हो चुकी है, आगे आओ। हाइड्रोजन के नीचे वाले हमारे जनरली नोबल होते हैं, ये लेस रिएक्टिव होते हैं। इनके जो ऊपर वाले हैं ये क्या होते हैं? ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। हमने अभी देखा जो सोडियम पोटेशियम है मोस्ट रिएक्टिव है, तभी ये पानी के साथ भी विग्रेसली रिएक्ट कर रहे हैं। जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है दैट इज कैचिंग फायर, और इवन ऑक्सीजन के साथ अगर ये रिएक्ट करते हैं तो वहां पे भी दे में इवन कैच फायर, क्योंकि वहां पे कंबशन होने लगता है। क्योंकि इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं तो हमेशा इनको हम केरोसिन के अंडर ही स्टोर करके रखते हैं। फिर इनकी मिडिल रिएक्टिविटी है और ये वाले हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रिएक्टिविटी सीरीज को भी लर्न करना है। जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज थी इंपॉर्टेंट वाली सारी ही हम यहाँ पे बहुत अच्छे से देख चुके हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन कर सकते हो। सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।